Good. यस, कल हमने देखा था सेल के फंक्शंस को देखा था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद जो ह्यूमन बॉडी की इकाई है ना, सेल, उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से सेल वर्क करता है। क्लियर है? उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमने देखा था सेल के बारे में, सेल वॉल किस तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है और उससे किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनसाइड एंड वेस्ट मटेरियल आउटसाइड जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किस तरीके से ये जाल के समान इसकी संरचना होती है। दो प्रकार के इसको हमने देखा था, एक रफ और एक स्मूथ। इसके वर्क भी देखे थे हमने, जो कि लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण या निर्माण होता है यहाँ पे। क्लियर है? डिटॉक्सिफिकेशन भी हमने देखा था, राइट, जो कुछ विष होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, राइट। उसके बाद लीवर सेल में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण है वो इसी के द्वारा होता है। क्लियर है? और अमाशय स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करती है। क्लियर है? उसके बाद हमने गोल्गी अपैरेटस देखा था, जो कि किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है, और ये न्यूक्लियस के काफी ज्यादा करीब होता है। क्लियर है? उसके बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस करता है। क्लियर है? और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सेल वॉल तक ले जाने का काम इकट्ठा करके यही करती है। आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कल का रिवाइज हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक बॉडी पार्ट है। साइटोप्लाज्म में विभिन्न आकारों की अनेक छोटी छोटी रचनाएं, अंडाकार या रॉड के समान रचनाएं चारों ओर बिखरी रहती हैं, राइट। जो साइटोप्लाज्म हमने देखा, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आकार की छोटी छोटी, राइट। इसका शेप क्या होता है, एक टाइप शेप होता है रॉड के टाइप के, जो कि चारों ओर बिखरी होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो लिविंग सेल है, जीवित सेल है, उसमें क्या होता है, ये इधर उधर मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इनकी संख्या तथा आकार में परिवर्तन होता रहता है और ये विभाजित भी हो जाता है, खुद को सेपरेट भी कर सकता है ये, एक से दो, इस तरीके से ये विभाजित भी हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। कभी कभी ये समूह रूप में एकत्र रहते हैं तथा कभी कभी बिखरे से रहते हैं, है ना। कभी कभी तो ये इकट्ठे एक जगह हो जाएंगे, कभी कभी अलग अलग रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये कोशिका के भीतर पचकर आए भोजन का ऑक्सीकरण करके उसकी संग्रहित ऊर्जा को विमुक्त कर एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? एटीपी में कन्वर्ट होने का काम कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो फूड डाइजेस्ट होके आया है उसके थ्रू। क्लियर है? उसका ऑक्सीडेशन करके क्या करती है, उसको एटीपी में स्टोर कर लेती है। क्लियर हुआ?
उसके बाद इनका प्रोटीन संश्लेषण तथा लिपिड चयापचय के साथ भी संबंध होता है ना, लिपिड के मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन का। सर ये एटीपी क्या है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको एटीपी कहते हैं। उस फॉर्म में ये इसको संग्रहित कर देता है, उसको चेंज कर देता है। क्लियर है? एटीपी में कन्वर्ट करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करके ये उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है ना। एटीपी में क्या होता है, जो एनर्जी है ना, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। क्लियर है? और मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। जिससे कोशिका को विभिन्न अंगक कोशिका श्वसन सेल रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है? जो सेल रेस्पिरेशन होता है उसके लिए ये उत्तरदायी होता है, और इनका प्रोटीन तथा लिपिड संश्लेषण में भी संबंध होता है। क्लियर है? सेल रेस्पिरेशन कहां पे होती है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। क्लियर है? ये हेल्प करती है सबको, जो सेल में रेस्पिरेशन हो रही है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है ना। एक रेस्पिरेशन कहां पे हो रही है, लंग्स में, और दूसरा कहां हो रही है, सबसे प्राइमरी हो रही है सेल में, और सेल के किस वाले पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। सर माइटोकॉन्ड्रिया सेल में बहुत सारे होते हैं, एक होते हैं? हाँ, काफी सारी होती है, इसकी काउंटिंग अभी तक इतना नहीं हो पाई है कि कितने पाई होते है, हैं हाँ। संख्या में। जी जी। ठीक है, इनकी संख्या ज्यादा होती है, बट काउंटिंग नहीं है ऐसी कोई कि कितने होते हैं। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया को अगर जूम करके देखा जाए तो कुछ इस तरीके की शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो नीचे आपको दिख रही है। क्लियर है? डीएनए, उसके बाद आपका मैट्रिक्स होता है, एटीपी सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे पीछे वाले हिस्से में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, आउटर मेम्ब्रेन है इसका, ग्रेन्यूल्स हैं इनसाइड में, ये संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। क्लियर है? अब हम देखते हैं लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित कलामयी स्फोटिकाएं, स्फोटिकाएं क्या होती हैं, मेम्ब्रस वेसिकल्स जो होती हैं। वेसल्स आपने सुना है ना, ब्लड वेसल्स। यस सर। गुड। तो ये मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स जो होती है ना, उसके अंदर जो वेसिकल्स है। क्लियर है? जो अंडाकार या गोलाकार एंजाइम्स उत्पन्न करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, एंजाइम्स। किस टाइप के, एक टाइप फॉर्मेशन होगा, सर्कुलर हो सकता है, जो कोशिका के भीतर क्या करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं, आरएनए और डीएनए। क्लियर है? कि बड़े अणुओं को, जो बिग पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्लियर है? जो बाद में क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। बाद में किसका ऑक्सीडेशन करता है, माइक्रो माइक्रो का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसको ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है।
क्लियर है? किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लाइसोसोम अपने अंतर पदार्थ को भी पचा जाता है ना। इसके अंदर जो अंतर पदार्थ हैं उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। एक सेकंड रुकिएगा जस्ट। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं, है ना, जो इस कंडीशंस में इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको भी डाइजेस्ट कर जाता है। क्लियर है? कई सारे कंडीशंस होते हैं जहां पे ये समझ ही नहीं पाता और वो उसके अंदर जो है वो उसको भी पचा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग। पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और सुसाइड बैग? लाइसोसोम। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, गुड। इनका प्रधान कार्य क्या होता है? अंतर कोशिकीय पाचन मीन्स इंटरसेल्युलर डाइजेशन। डाइजेशन का काम कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाइसोसोम है। लाइसोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, सेल के अंदर लाइसोसोम में। ठीक है, सेल के अंदर जो लाइसोसोम वाला पार्ट है उसमें डाइजेशन का काम होता है, जो इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है से है। इसलिए इन्हें पाचन उपकरण या डाइजेस्टिव अपैरेटस भी कहते हैं। जितने भी क्षतिग्रस्त कोशिका होते हैं, डैमेज सेल्स, क्या होती हैं? डैमेज सेल्स। जो भी डैमेज सेल्स होती हैं उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम कहां होता है? लाइसोसोम में। क्लियर है? जो भी जो सेल, कई बार होता है ना, बहुत सारे सेल्स डेड होते हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स, हर एक क्षण में बहुत सारे सेल्स डेड हो रहे हैं और बहुत सारे सेल्स न्यू क्रिएट हो रहे हैं, न्यू बन रहे हैं, है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक आप लिविंग में, जब तक आप जिंदा है। तो उस कंडीशंस में अगर मान के चलिए कि जो सेल्स डेड हुए, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? सर सारे इकट्ठे हो जाएंगे सेल्स में। कई बार आपने देखा है क्या कि चोट लगता है तो वो वाला हिस्सा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, यस या नो? यस सर। है ना। अगर वो मतलब चोट लगा, वहां की सेल्स क्या हो गई? डेड हो गई। डेट हो गई। ठीक है, अब वो डेड हो गई तो वहां सारी क्रियाएं बंद हो गई, क्योंकि डेड सेल में तो कोई फंक्शन होगा ही नहीं ना। तो जब डेड सेल में फंक्शंस बंद हो गए तो अब वो किसी काम का रहा? नहीं। घर में चीजें जो वेस्ट हो जाती है वो कूड़ा हो जाता है, यस या नो? और अगर कूड़े को अगर आप घर में रखे रहे तो स्मेल आना शुरू हो जाएगा, है ना। यस सर। तो आप क्या करते हो? बाहर जाके उसको डंप कराते हो। और अगर वो डंप यार्ड में भी पड़ा रहे तो क्या होगा? दिक्कत करेगा, सड़ना शुरू होगा, है ना। यस सर। तो डंप यार्ड में भी उसका निराकरण किया जाता है। यही फंक्शन आप यहां समझिए। ठीक है, डेड सेल हुआ, लाइसोसोम को इंफॉर्मेशन जाता है कि यहां पे इस पार्ट में सेल्स डेड हो गए। लाइसोसोम के अपने सिपाही हैं, है ना, लाइसोसोम के अपने वर्कर्स हैं।
उनके वर्कर्स उस स्थान पे जाएंगे और जो डेड सेल है उसको इकट्ठा करके कहां डंप कर देंगे? लाइसोसोम के अंदर। और लाइसोसोम क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, उसको पचाने का काम करेगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, गुड। अब होता क्या है? श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिका क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। में यह ऐसे एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो सूक्ष्म जीवों को पचा जाते हैं, है ना? ये क्या करते हैं? मैंने वही चीज बोला ना, ये कुछ एंजाइम्स निकाल रहे हैं, ये इनके सिपाही हैं जो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसको फाइगोसाइट्स कहते हैं, जीवाणु भक्षण। फाइगोसाइट किसका काम है? लाइसोसोम का। क्लियर हुआ? सर सिपाही वाइट ब्लड है? कौन सा? सिपाही जो बताया आपने तो वाइट ब्लड को बताया सिपाही। यस, व्हाइट ब्लड सेल्स में ही एंजाइम क्रिएट करेगा, है ना? उसी के थ्रू ही तो जाएगा। हाँ हाँ, उसको इन्फॉर्म मतलब लेके उसका जाएगा सिपाही और यही है, ये बड़ा व्हाइट ब्लड हाँ। सेल्स उसको इन्फॉर्म करेगा एंजाइम निकाल के ठीक है सर। कि आप लेके आओ उसको मेरे अंदर। क्लियर है? क्योंकि व्हाइट ब्लड के सेल्स क्या है? वो तो आपके पूरे शरीर के सिपाही है ना, तो वो पूरे शरीर में सिपाही है, तो सेल के अंदर भी तो होगा। यस या नो? यस सर, यस सर। ठीक है, तो वो सेल के अंदर वाला काम ये करता है, उसको ले जाके क्या करेगा? लाइसोसोम के अंदर रख देगा और लाइसोसोम क्या करेगा? उसको पचा जाएगा। क्लियर? चलो, अब हम देखते हैं राइबोसोम। ये दोनों अलग अलग हैं, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि सर लाइसोसोम था या राइबोसोम था। राइबोसोम क्या है? स्वभावतः राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है, राइट। तथा ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में एकाकी अथवा समूह में बिखरे हुए होते हैं, राइट। ये क्या है? राइबोसोम क्या है? एक राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है। और ये होता क्या है? साइटोप्लाज्म, जो हमने कोशिका द्रव में देखा ना, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड था उसमें बिखरे हुए होते हैं, या कई बार अकेले भी दिख जाते हैं, या कई बार समूह में भी ये तैरते रहते हैं। राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको कहते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? इसके अंदर भरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। तथा समस्त कोशिका का 60% प्रोटीन इन्हीं में रहता है। 60% प्रोटीन पूरे सेल का कहां पे होता है? राइबोसोम में। आरएनए में। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। 3 क्वेश्चन बन गए आपके यहां से। कौन कौन से? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। गुड। और उसके बाद सुसाइड बैग, लाइसोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है ऑफ द सेल? राइबोसोम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर कितने परसेंट इसमें प्रोटीन है राइबोसोम में? 70%, 60% दिखा रहा है ना? 60% मैक्सिमम सभी सेल्स का प्रोटीन इसके अंदर होता है। क्लियर है? अब सोचिए 100 का 60। क्लियर हो गया? चले,
आगे बढ़ते हैं। सर सुसाइडल अब हम बैग भी देखते है। हैं, हाँ कुछ कह रही हैं आकांक्षा जी? सर सुसाइडल बैग भी है क्वेश्चन। हाँ सुसाइडल बैग ऊपर है ना लाइसोसोम में, लाइसोसोम। ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग है। सुसाइडल साइटोसोल्स बन सकते हैं और बने भी हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, कहीं भी आप देंगे ना, एंट्रेंस देते हैं तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम, लाइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम। अब हम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? न्यूक्लियस के समीप, किसके समीप? न्यूक्लियस के छड़ की आकृति की एक रचना होती है। छड़, रॉड जैसे आपने देखा है ना, इस तरीके की बंडल टाइप में रॉड, या धागों के समान चारों ओर निकली हुई होती हैं, निकली हुई रचना से घिरी रहती हैं। इसमें कुछ अधिक गहरे रंग की दो गोलाकार रचनाएं और होती हैं, राइट। इसमें गहरे रंग की दो गोलाकार रचनाएं और होती हैं, जिन्हें क्या, सेंट्रियोल्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इन्हीं सेंट्रियोल्स द्वारा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। सेल डिवीजन जो होता है ना, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, एक सेल का टूट के दूसरे सेल में कन्वर्ट होना, राइट, तो सेंट्रियोल के द्वारा ही, राइट ना, सेल डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। सेल डिवीजन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है? तंत्रिका कोशिकाओं में जो आपका नर्वस सेल्स है, ठीक है, जो नर्वस सेल्स हैं, में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होता है। क्लियर है? कौन से सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होता है? नर्वस सेल में। बस नर्व सेल जो होती है ना, नर्व सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं होती है, इसीलिए ये उत्पादन में असमर्थ रहती हैं। ये क्रिएट नहीं कर सकती हैं, सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। कौन से में? नर्व सेल में सेल डिवीजन संभव नहीं है। क्लियर है? विविध संरचनाएं, जैसे और भी हमने देखा था प्लाज्मोसिन, राइट। प्लाज्मोसिन साइटोप्लाज्म का सदैव विद्यमान रहने वाला विशिष्ट संगठन है। क्लियर है? ये छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं। फिर वैक्यूल्स हो गया आपका, जिसमें रक्तिकाएं होती हैं, जिसको रक्तिकाएं कहते हैं, वैक्यूल्स, राइट। वैक्यूल्स क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में इधर उधर छोटे छोटे रिक्त स्थान दिखाई देते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म के भीतर क्या होता है? छोटे छोटे रिक्त स्थान, स्पेस टाइप का दिखाई देता है, जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। ये परिवर्तनशील हैं, चेंजेबल हैं। इनके चारों ओर कुछ मात्रा में लिपिड पदार्थ संग्रहित पाया जाता है। इनके चारों ओर क्या होता है? लिपिड स्टोर्ड होते हैं। उसके बाद ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या है? साइटोप्लाज्म में उपयुक्त संरचनाओं के अतिरिक्त कोशिकाओं की किसी फिजियोलॉजिकल अवस्था में, जैसे धूप में तपने के पश्चात त्वचा की एपिथेलियल कोशिकाओं में पिगमेंट के कण प्रकट हो जाते हैं, है ना। ये इस तरीके से चेंज होते हैं, राइट, जिससे कलर चेंज होता है ना। धूप में आपने देखा है कलर हल्का चेंज होता है, किसी ने फील किया हो तो, हाँ जी, वो है ना। होता है। तो वो ये इन्हीं के कारण होता है, ग्रेन्यूल्स, जो कि चेंज कर देते हैं धूप में तपने के बाद। जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पिगमेंट के जो पार्ट्स होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं।
उसके बाद होती है आंतर कोशिक तंतु, जिसको हम कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर फेब्रिल्स, सॉरी इंट्रा सेल्यूलर फेब्रिल्स। ये इसमें क्या होते हैं, लंबे आकार के प्रोटीन के कण होते हैं, लंबे आकार के प्रोटीन के कण होते हैं इसमें। जिसमें डीऑक्सी राइबोक्लिक, जिसमें क्या होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइट, इसमें अधिक मात्रा में रहता है। क्लियर है? ये कण आपस में लंबाई में सटे रहते हैं तथा आंतर कोशिकीय तंतु का निर्माण करते हैं। फिलामेंट्स जो होते हैं ना, सेल में जो फिलामेंट्स होते हैं, क्लियर है, उसका निर्माण करते हैं। जो सेल के अंदर फिलामेंट्स होते हैं ना, उसका निर्माण करते हैं इंटरसेल्यूलर जो सेल्यूलर फिब्रिल्स हैं ये। इसके उदाहरण है जैसे एपिथेलियल कोशिकाओं के टॉनी फाइब्रिल्स, पेशी कोशिकाओं के क्या हो गए मायोफेब्रिल्स, है ना, ये एग्जांपल्स हैं इस तरीके के। ये नर्व फेब्रिल्स हो गए, कोशिका के तंत्रु जो तंत्रिका तंतु के, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फेब्रिल्स जो होते हैं ये इसको क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सबसे ज्यादा। न्यूक्लियस जो है, लाल रक्त कोशिका इरेथ्रोसाइट को छोड़कर शरीर की समस्त कोशिकाओं के भाग में एक गोलाकार रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। कहां पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर है? रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर? स्केलेटल मसल्स, कंकालीय पेशी एवं कुछ अन्य कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। किसमें? स्केलेटल मसल्स हो गई, और कुछ अन्य सेल्स ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर? केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है सेल का? न्यूक्लियस। और कोशिका कला जो हमने पढ़ा था, सेल वॉल, है ना, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान एक दोहरी परत वाली मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, से चारों ओर से घिरा रहता है। जैसे सेल घिरा हुआ था, याद है, सेल वॉल से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, याद आया? उसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। क्लियर है? दोहरी परत से, जिससे केंद्रक जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म से अलग रहता है। साइटोप्लाज्म इसका पड़ोसी है, याद आया, है ना। उससे चिपक ना जाए वो इसको कौन अलग करता है? जो मेम्ब्रेन है उसका,
वो दोनों को अलग अलग रखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, जिससे कुछ ही पदार्थ इसके और साइटोप्लाज्म के बीच आ जा सकते हैं। साइटोप्लाज्म के बीच जो ट्रांसफर हो रहा है ना, और किसके भी साथ, न्यूक्लियस के बीच कुछ टीनी पोर्स होते हैं, जिससे कुछ सेलेक्टेड चीजें ही एक दूसरे के अंदर आ जा सकती हैं, हर किसी को अलाउ नहीं है। क्लियर है? एवं पदार्थों पर जो नियंत्रण है, न्यूक्लियस के भीतर विद्यमान जो द्रव है, लिक्विड है, राइट, को न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं। क्लियर है? प्रोटोप्लाज्म का ही भाग होता है मोस्टली, अगर हम बात करें इसको तो। यह कोशिका की वृद्धि एवं कोशिका को दो संतति डॉटर सेल्स में विभाजित होने के लिए आवश्यक सूचनाएं जमा रखती हैं, है ना। जो डीएनए होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो इसके अंदर कुछ क्या होती हैं, कोशिका की जो डेवलपमेंट के लिए जो डॉटर सेल्स होती हैं, राइट, उसको कन्वर्ट होने के लिए काफी सारी जानकारियां अपने अंदर रखती हैं, जो कि ये ट्रांसफर करती हैं। क्लियर है? जैसे आपने देखा है, स्पर्म भी एक सेल है ना, सभी ने पढ़ा है, स्पर्म एंड एग। तो जब एक का डिवीजन होता है तो उसमें से न्यूक्लियस तो होता ही है, यस या नो। तो जब वो डिवीजन होता है तो जो डीएनए है वो क्या होता है, सेल से एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। जो दो डॉटर सेल जब कन्वर्ट होती है ना, जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन में अगर दूसरे सेल में सेम क्वालिटी नहीं गई तो वो सेल उस तरीके की तो नहीं होंगी ना। एक सेल के अंदर मान के चले काफी सारी इंफॉर्मेशन जमा है ना, और उस सेल का एक बच्चा हुआ, अब वो क्या करेगा, अपने बच्चे में उसको ट्रांसफर करेगा, यस या नो, है ना। जो जानकारी उसके पास है वो आप अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये कहां पे होती है, न्यूक्लियस में। क्लियर? ठीक है। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म में सूत्रबद्ध रचनाएं पाई जाती हैं। सूत्रबद्ध जिसको हम कहते हैं एक बंधा हुआ ना, एक सीक्वेंस में बंधे हुए होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्लियर है? और ये क्रोमोसोम्स गुणसूत्र जिसको हम कहते हैं, किससे बनते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए से, और हिस्टोन्स नामक प्रोटीन के परस्पर कुंडली बनकर बने हुए गुच्छों जिसको क्रोमेटीन कहते हैं से बनते हैं। क्लियर हुआ? क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, डीएनए, हिस्टोन्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटीन, और जो गुच्छे बने होते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम जो होते हैं पर लड़ी के रूप में अनेकों सूक्ष्म रचनाएं विद्यमान होती हैं, जिन्हें जीन कहते हैं। इन्हीं जीन्स के द्वारा क्रोमोसोम एवं वंश या पीढ़ी से दूसरे वंश तक आनुवंशिक हेरिडिटी कैरेक्टर को पहुंचाने का काम करते हैं। अब क्लियर हुआ? जी सर। यस, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा इसमें। मेन इसका जो फंक्शन है यही है। क्लियर है? जो जीन है उसका निर्माण होता है क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग,
क्लियर है, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। और इन जीन्स के थ्रू ही एक वंश से दूसरे वंश तक जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं वो पहुंचाने का काम होता है। सामान्यतः क्रोमोसोम्स केवल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा ही दिखाई देते हैं, वो भी उस समय जब कोशिका विभाजित होने के लिए तैयार रहती है। क्लियर है? इसको कब देखा जा सकता है? जब सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तभी इसको देखा जा सकता है। क्लियर? न्यूक्लियस के भीतर क्या होती है? एक छोटी सी गाढ़ी गोल रचना होती है जिसे उपकेंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के भीतर ही एक संरचना होती है, छोटी सी गोल सी होती है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो कुछ प्रकार की प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती है। क्लियर है? उसका काम क्या है? कुछ अलग डिफरेंट टाइप से जो प्रोटीन्स होते हैं उसका संश्लेषण या सिंथेसिस करने का काम न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोस है वो करते हैं। न्यूक्लियस डन। ये न्यूक्लियस की संरचना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखाया गया आपके लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि बाहर की सरफेस को कवर किए हुए है, इसकी दीवार है ना। क्रोमेटीन मटेरियल इसके अंदर है। न्यूक्लियोप्लाज्म इसके भीतर। न्यूक्लियस देखिए ये येलो कलर का अंदर में जो है, और न्यूक्लियर इन्वॉल्व ऊपर से जो लेयर है, और ये इसके पोर्स, टिनी पोर्स हैं जो अलाउ करते हैं किसके साथ आपको, इसको राइजोसोम को। ठीक है, जो कि आर पार जो साइटोप्लाज्म से अलग ही मोस्टली रहते हैं, ये साइटोप्लाज्म के भीतर इसके और इसके भीतर कुछ पार्ट्स आ जा सकते हैं। क्लियर हो गया? सेल यहां पे कंप्लीट होता है। ये सारे पार्ट्स मैंने आपको सेल के बताया कि सेल में क्या फंक्शंस होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या संरचनाएं होती है। अब हम टिश्यूज की तरफ मूव करते हैं। टिश्यूज जिसको उत्तक कहा जाता है। अब हम टिश्यूज की संरचना और उसके कार्य को देखेंगे। जब हम जानते हैं कि मानव क्या है, एक बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन्स है ना, ऑर्गेनिज्म है। उसमें एक सेल नहीं है, मल्टी सेल्यूलर है, जिसमें कोशिकाएं रचना तथा कार्य में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। सेल्स की, हर किसी सेल्स की रचना हमने देखा डिफरेंट है ना, और उसके कार्य भी डिफरेंट डिफरेंट है। एक प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार का कार्य करती हैं। जो वन टाइप का सेल है वो एक ही टाइप का वर्क करेंगी, अलग अलग नहीं करेंगी। और एक ही वर्ग के उत्तक, एक ही वर्ग के जो टिश्यूज हैं, जैसे अस्थि बोन हो गया, उपास्थि कार्टिलेजेस हो गया, है ना, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, राइट, पेशी आदि का निर्माण करते हैं, मसल्स आदि का निर्माण करते हैं। संक्षेप में सामान्य रचना तथा सामान्य कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जो सामान्य कार्य वाली, जो सामान्य रचना और सामान्य कार्य है ना, एक ही जैसे कार्य करती है, एक ही जैसे रचना होती है, उसके समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक अर्थात टिश्यू कहा जाता है। और प्रत्येक उत्तक का अपना विशिष्ट स्पेशलाइज्ड कार्य होता है। क्लियर है? हर एक टिश्यू का उसका स्पेशलाइज्ड काम है, स्पेशल है वो किसी भी चीज में, है ना। जैसे हम आपस में ही कहते हैं ना कि कोई इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है ना, ये इसका अपना फेवरेट है, या किसी भी कार्य को कि इस काम को ये इतने ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, दूसरा उस काम को उस तरीके से नहीं कर सकता है ना। तो इसके कुछ स्पेशलाइज्ड कार्य होते हैं जो कि वो करते हैं।
उत्तकों का निर्माण करते समय कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से एक विशेष अंतर कोशिकीय पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के साथ जुड़ी और संबंधित रहती है। जब क्या होती है, कोशिकाएं आपस में जब जुड़ती हैं ना, तो किसके माध्यम से जुड़ती हैं, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के द्वारा ही जुड़ती हैं। और बहुत से उत्तक मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण, जिसे ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे आमाशय हो गया आपका, है ना, किडनी हो गया, लीवर हो गया जिसको यकृत कहते हैं, है ना, ब्रेन हो गया, मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। क्लियर है? ये सारे मिलके क्या करते हैं, जो टिश्यूज होते हैं ये सभी मिलके अंगों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक अंग का भी अपना विशिष्ट कार्य होता है। हर एक ऑर्गन्स का अपना एक स्पेसिफिक कार्य है। विभिन्न अंग परस्पर मिलकर किसी संस्थान का निर्माण करते हैं, है ना। बहुत सारे अंग अगर ऑर्गन्स मिल गए तो वो क्या करेंगे, एक सिस्टम, संस्थान का निर्माण करता है। जैसे नाक, लैरिंक्स, ट्रैकिया, फेफड़े मिलकर क्या करते हैं, श्वसन संस्थान तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर एवं वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है। उत्तक के प्रकार एवं संरचना मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित प्रारंभिक एलिमेंट्री टिश्यूज के मिलने से होता है ना। मानव शरीर की जो संरचना है वो किस प्रकार से होते हैं, जो एलिमेंट्री टिश्यूज होते हैं उसमें 4 हैं। सबसे फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ क्या है, नर्वस टिश्यू। कितने हो गए, 4। एपिथेलियल जिसको उपकला उत्तक कहते हैं, संयोजी उत्तक मींस कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय उत्तक मींस मस्कुलर टिश्यू, तंत्रीय उत्तक मींस नर्वस टिश्यू। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। क्लियर है? जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तकों टिश्यू से अंगों का निर्माण होता है ना। डिफरेंट अंग का निर्माण होता है। शरीर के बहुत से अंग एक सा कार्य करते हैं, है ना। इन्हें सामूहिक रूप से संस्थान या तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में 9 संस्थान, कितने सिस्टम्स हैं, 9, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स, एवं 9 प्रकार की क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। 9 सिस्टम, कई जगह पे 11 भी दिया हुआ है, उसको भी मैं बताऊंगा कैसे, है ना। कुछ को ही डिवाइड किया उन्होंने एक, और कुछ ने 9 में मोस्टली वो कवर कर देते हैं उसको। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वहां तो 11 थे, यहाँ 9 ही है, क्यों। ठीक है। और सेंस ऑर्गन्स 5 आपको पता ही है। देन 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे अब एनटीए का ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स एनटीए का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक में आ रखा है। क्लियर हुआ? टोटल 9 ही तो बोलेंगे ना सर? हाँ सरिता जी, 9 ही मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है ना। और वो आगे हम 9 पढ़ेंगे, उसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ आ जाएगा आपको। चलिए, जो 9 सिस्टम्स हमें देखने हैं कौन कौन से हैं। एक तो स्केलेटल सिस्टम, अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र, मांसपेशीय संस्थान जिसको मस्कुलर सिस्टम कहते हैं, पाचन संस्थान जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, रक्त परिसंचरण संस्थान ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को कई जगह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है।
क्लियर है? ब्लड सर्कुलेटरी को ही क्या कहा जाता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। डन। श्वसन संस्थान जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, नाड़ी संस्थान या तंत्रिका तंत्र जिसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। उसके बाद मूत्रीय संस्थान जिसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, लसिका संस्थान लिम्फेटिक सिस्टम, और फिर लास्ट में प्रजनन संस्थान जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 9 क्लियर? स्केलेटल, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, ब्लड सर्कुलेटरी या कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, नर्वस, यूरिनरी, राइट, जिसको एक्सक्रिएटरी भी कहते हैं। क्लियर है? यूरिनरी को ही एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? अब आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे कौन कौन से हैं, जिसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्ट का मतलब क्या होता है? पाइप, है ना? इसमें कोई पाइप नहीं होता है, कोई डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस और नॉट, या आपको उस तरीके की दे दे, है ना, जो 2 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं कनेक्ट करने वाले, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद थायराइड, सर उसके इसमें बाद डक है पैराथायराइड। हाँ, सरिता जी कुछ कह रही हैं? सर डक है क्या इसमें? डक्ट होता है एक, आपने देखा है, आपने मोटर देखा है कभी, है ना? गांव में जो पानी खेतों में डाला जाता है, उसमें एक लंबी सी पाइप लगाई जाती है, यस या नो? मोटर से आपके घर में जो पानी आता है, क्या वो डायरेक्टली मोटर से ही आ जाता है? नो सर, उसके लिए पाइप होती है ना, पाइप बिछी होती है, आपके घर तक नलके तक पाइप आ रहा है, और वो पाइप के थ्रू क्या होता है? मोटर चालू करते हैं और पानी पाइप के थ्रू होता हुआ आपके नलके में आता है। समझ आया सरिता जी? सरिता जी नहीं सर, दूसरी जी है। अच्छा, क्या नाम है? मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे। वो क्या नाम है उनका? इनकी कौन थी? मुझे नाम नहीं पता सबका, ठीक है, जिन्होंने भी पूछा था। हाँ ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इनमें ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती है। जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो आप देखोगे उसमें डक्ट होती है ना? वो एक पाइप के थ्रू जिस बॉडी पार्ट को एंजाइम्स चाहिए वो वहां तक ले जाके छोड़ता है, ये नहीं करता है ना? ये ब्लड में डायरेक्टली छोड़ देता है, जिस अंग को जरूरत होगी ब्लड के थ्रू वहां पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या फर्क होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियास, अग्नाशय, राइट। उसके बाद स्प्लीन जिसको तिल्ली या प्लीहा कहते हैं, फिर पीनियल ग्लैंड और गोनाड्स और सेक्स ग्लैंड जिसमें टेस्टिस और ओवरीज शामिल है। क्लियर है? क्लियर हो गया? यस या नो? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, हाँ, thymus, adrenal, isolates of Langerhans in pancreas, spleen, pineal, gonads of डन। इन सभी को डिटेल में हम देखेंगे आगे, और आज हम यहीं तक रखेंगे। ओवर तो नहीं हो रहा? समझ आ रहा है? यस सर। मुझे पता है काफी सारे लोग बहुत टाइम पहले छोड़ चुके हैं, है ना?
नहीं सर आता है बट वही है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करनी है बस दोबारा। आपके पढ़ाने के बाद भी होता है कि खुद पढ़ना है। सर मेरा आज पढ़ना आधे घंटे पड़ेगा। का वीडियो टूट गया, मेरे को मालूम ही नहीं था 6 बजे से क्लास है। कोई बात नहीं, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, ना समझ आए तो बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा। यस सर।